नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 16 जून 16 जून से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और डेली करंट अफेयर की दोस्तों जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो कोशिश क्या करें, डेली जो करंट अफेयर के सेशन को फॉलो करना और साथ ही साथ जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे उसको डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करिए और रिवीजन करते रहिए। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि वर्ष 2022 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे रहा है। तो डिजिटल भुगतान रैंकिंग के मामले में देखा जाए भारत जो है किस स्थान पे रहा है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, पहले स्थान पे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें जो कि डिजिटल भुगतान के मामले में देखा जाए भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और भारत जो है डिजिटल भुगतान के मामले में दुनिया के शीर्ष देश पे रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे देखा जाए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए जो जारी की गई है माई गवर्नमेंट इंडिया के आंकड़े जो है उसके अनुसार बताया जा रहा है। और ये जो माई गव इंडिया के जो आंकड़े उनके मुताबिक देखा जाए तो भारत ने देखा जाए 2022 में कितना जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं, तो लगभग 89.5 मिलियन जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो 2022 में भारत के कुल डिजिटल लेन देन में वैश्विक रियल टाइम का जो अगर भुगतान का प्रतिशत देखा जाए दोस्तों तो लगभग आपको दिख रहा होगा, लगभग यहाँ पे आधा प्रतिशत, पूरे विश्व में जितना डिजिटल भुगतान होता है उसका आधा प्रतिशत भारत में हुआ है, यानी कि लगभग 46% हुआ है। यहाँ पे जो माई गव इंडिया ने जो आंकड़े जारी किया है उसमें और भी कुछ तथ्य उन्होंने कहा कि जैसे बड़े पैमाने पर ये ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन दोस्तों हुआ है उसमें बहुत सारा कार्य किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें से देखा जाए तो बड़े पैमाने पर अभिनव समाधानों को अपनाने से यह बदलाव आया है। साथ ही देखा जाए देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर जो है ये देश बढ़ा है। यहाँ पे भारत में बात करें, भारत के बाद दूसरे स्थान पे देखिए ब्राजील आता है, जहां पे 2022 में 29.2 मिलियन डॉलर का जो है ट्रांजैक्शन हुआ था। वहीं देखा जाए तीसरे स्थान पे 17.6 मिलियन के साथ चीन तीसरे स्थान पे रहा है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं थाईलैंड की, फिर हम बात करते हैं दक्षिण कोरिया की। ठीक है, तो ये शीर्ष 5 देश हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में, जिसमें देखा जाए सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं वो भारत में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें भारत में जो पहला ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म था दोस्तों वो क्या था, उसका क्या नाम था, बिल्डेक्स था। और इसे जो है इसने जो है 2000 में अपना ऑपरेशन शुरू किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा भारत में पहला ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म क्या है दोस्तों, बिल्डेक्स है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कुत्ते के मांस के व्यापार और वाणिज्य बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के किस राज्य के आदेश को रद्द कर दिया। देखिए यहाँ पे हाल ही में एक राज्य सरकार के द्वारा कुत्ते के मांस के व्यापार जो ट्रेड होता था, जो कॉमर्शियली जो यहाँ पे सेल होती थी, उसको रोकने की बात की गई थी, एक आदेश जारी किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में गोवा हाई कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया है। तो ये आदेश किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया था दोस्तों, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन आप देख रहे हैं, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर क्या करिए और ना सिर्फ आंसर बल्कि वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए, नागालैंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोवा हाई कोर्ट ने कुत्ते के मांस के व्यापार और वाणिज्यिक बिक्री पर जो प्रतिबंध लगाया गया था नागालैंड सरकार के द्वारा, जो आदेश जारी किया गया था उसको रद्द कर दिया। यहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट की कोहिमा खंडपीठ ने बाजार और डाइन इन रेस्टोरेंट में कुत्ते के मांस की बिक्री और व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के नागालैंड सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। ठीक है, देखिए नागालैंड सरकार ने आदेश जारी किया था कि जो है कुत्ते के मांस की बिक्री नहीं की जाएगी, उसका कोई भी कॉमर्शियली बिक्री नहीं होगा, रेस्टोरेंट में जो है इसके मांस को नहीं परोसा जाएगा। कारण क्या था, देखिए एक याचिकाकर्ता थे उनके, और ये गोवा हाई कोर्ट ने इसको क्यों प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि एक याचिकाकर्ता के अनुसार देखा जाए तो कुत्ते के मांस जो है नागाओं की संस्कृति और रीति रिवाज का हिस्सा है और वे कुत्ते के मांस की आपूर्ति और बिक्री के माध्यम से कई वर्षों से अपनी आजीविका भी कमा रहे हैं। तो एक तरीके से पारंपरिक रूप से भी, क्योंकि ये जो कुत्ते के मांस था दोस्तों, जो इनके भोजन के रूप में ये इस्तेमाल
करते थे, ये इनकी संस्कृति का एक हिस्सा था। और दूसरा चीज इनके अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा था, इनकी आजीविका का भी एक साधन था। अगर इस पर रोक लगा दिया जाएगा तो ये सारी चीजें जो थी प्रभावित हो रही थी। और नागालैंड सरकार ने यह आदेश क्यों जारी किया था? तो नागालैंड सरकार ने देखा जाए तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक है, फसाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फसाई द्वारा 2014 के एक परिपत्र के आधार पर जो है ये आदेश जारी किया था। इस परिपत्र में बात किया गया था कि कुछ विशिष्ट, ठीक है, जानवरों के अलावा बाकी जानवरों को जो है मारने की अनुमति नहीं थी। इस परिपत्र में क्या बात किया गया था कि खाद्य सुरक्षा और मानक, खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक विनियम 2011 के एक उप विनियमन के तहत निर्दिष्ट जानवरों के अलावा अन्य जानवरों को मारने की अनुमति नहीं है, जिसको आधार लेकर के नागालैंड सरकार ने यह आदेश जारी किया था। और यहाँ देखा जाए ये जो कुछ निर्दिष्ट जानवर थे उसमें जो है कुत्ते को भी सूची में शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए नागालैंड सरकार ने कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन एक याचिकाकर्ता ने जब याचिका दायर किया कि भाई ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी आजीविका भी इस पर निर्भर करती है, जिसके बाद में देखा जाए तो गोवा हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है कि किस उत्तर पूर्व राज्य ने हाल ही में जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो किस उत्तर पूर्व राज्य ने हाल ही में जिला सुशासन जो है सूचकांक जारी किया है? ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये बात करते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर सी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश ने देखा जाए तो हाल ही में जिला सुशासन सूचकांक, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है हाल ही में जारी किया है। और ध्यान रखिएगा ये उत्तर पूर्व राज्य का, ठीक है, पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है। इस सूचकांक में देखा जाए चूंकि अरुणाचल प्रदेश के जो राज्य का है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के जो सभी जिले हैं यानी कि जो 25 जिले हैं उनको 8 क्षेत्रों के तहत 65 संकेतकों के आधार पर कवर किया गया है, ठीक है। इसे देखा जाए तो ये जो तैयार किया गया है ये सूचकांक के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, माफ करिएगा, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इसे तैयार किया गया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की है? तो देखा जाए यूनेस्को में कौन सा देश था जो बाहर चला गया था लेकिन अभी फिर से शामिल होने की घोषणा की है? देखिए वो कोई और देश नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है। तभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि वो पुनः जो है यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में वो फिर से शामिल होगा। ये जो घोषणा की गई है 12 जून को किया गया है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। और इतना ही नहीं दोस्तों, जैसा कि यूनेस्को में एक बकाया राशि थी यूएसए की लगभग $600 मिलियन की, उसे भी भुगतान करने की बात की गई है यूएसए सरकार के द्वारा। यहाँ पे बात करें ये जो निर्णय लिया गया है अमेरिका के द्वारा पुनः यूनेस्को में शामिल होने का, ये देखा जाए तो ये निर्णय लिया गया है अमेरिका को जब यह महसूस हुआ कि चीन जो है यूनेस्को नीति निर्माण में अमेरिका द्वारा जो छोड़ी गई जगह उसको भर रहा है। जो भी नीति निर्माण है अब जो पहले अमेरिका जो कार्य करता था वो चीन करने लगा, जिसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने यह पुनः फैसला लिया है कि वो यूनेस्को में फिर से शामिल होगा। और इस वर्ष अपने बकाया जो है, और अमेरिका सरकार इस वर्ष अपना बकाया और 10 मिलियन बोनस अंशदान भी देगा। इतना ही नहीं, जितना वो बकाया है वो भी देगा और साथ ही साथ 10 मिलियन बोनस भी अंशदान करेगा। अच्छा, अमेरिका ने अमेरिका बाहर क्यों हुआ था यूनेस्को से 2017 में? तो अमेरिका जो है इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह और प्रबंधन समस्याओं का हवाला देते हुए यूनेस्को को छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यूनेस्को में फिर से शामिल होने का फैसला यूएसए ने लिया है। अब आप मुझे यूनेस्को के बारे में बताइए कि ये जो यूनेस्को जो बॉडी है ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? मैंने कई बार आपको बताया है किस ईयर में, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगला जो कि विश्व यहाँ पे दिवस से संबंधित है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो कब मनाया जाता है ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर इज बी, 14 जून को जो है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये देखिए, तो ये जो दिवस मनाए जाने की जो बात विचार किया गया था ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इस दिवस को पहली बार मनाए जाने का जो विचार किया गया था दोस्तों वो किया गया था 2004 में, ठीक है। उसके बाद यानी कि अगले वर्ष की बात करें 2005 में WHO की जो असेंबली थी यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, उसमें जो 58वीं महासभा चल रही थी उसमें इसी ब्लड डोनेट करने के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये डिसीजन लिया गया कि हर साल जो है 14 जून को वर्ल्ड, ठीक है, ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2005 से 14 जून को
मनाया जाने लगा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, 14 जून को क्यों चुना गया? तो एक ऑस्ट्रियन अमेरिकी वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्ट्रेनर। ठीक है, उनके ही जन्म दिवस पे देखा जाए तो 14 जून को जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14 जून यहाँ पे जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों? तो विश्व रक्तदाता दिवस जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। आइए यहाँ पे एक और दिवस की बात कर लेते हैं जो कि हाल फिलहाल में यानी कि 13 जून को मनाया गया। कौन सा दिवस दोस्तों? तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है हर साल। कब दोस्तों? 13 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का मनाए जाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, एक अनुवांशिक त्वचा स्थिति है जिसका नाम है एल्बिनिज्म। ठीक है, एल्बिनिज्म जो कि एक अनुवांशिक त्वचा स्थिति है, इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। चूंकि इस दिवस की बात करें दोस्तों तो इस साल इस दिवस की थीम क्या थी? समावेश शक्ति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस का विषय क्या है दोस्तों? समावेश शक्ति है। तो ध्यान रखिएगा कि हम 2 दिवस के बारे में बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस शहर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया? तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव किस शहर में दोस्तों आयोजित किया गया? ऑप्शन देख रहे हैं, लखनऊ है, नई दिल्ली है, भुवनेश्वर है, आगरा है। और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी यानी कि यहाँ पे उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहां पे पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो KIITU में पहला जनजातीय खेल महोत्सव देखिए आयोजित किया गया। ठीक है, ये महोत्सव देखिए 12 जून को समाप्त हुआ और इस भव्य महोत्सव में लगभग देखा जाए 5000 आदिवासी एथलीट और 26 राज्यों के 1000 अधिकारियों ने भाग लिया। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो पारंपरिक खेलों और जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाला यह अनोखा आयोजन संस्कृत मंत्रालय और उड़ीसा सरकार की संयुक्त पहल थी। तो किनके द्वारा जो है ये पहला जनजातीय खेल महोत्सव मनाया गया दोस्तों? तो उड़ीसा सरकार, चूंकि भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली बार, और ये संस्कृत मंत्रालय के सहयोग से उड़ीसा सरकार ने पहला जनजातीय महोत्सव आयोजित किया है भुवनेश्वर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने आप में इसको स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, आते दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे कि कौन सा राज्य स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो यहाँ पे देखा जाए पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में पहले स्थान पे कौन सा राज्य पहुंच गया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर इज डी, गुजरात। ठीक है, गुजरात। तो स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देखा जाए गुजरात जो है वो पहले स्थान पे पहुंच गया है। इसमें देखा जाए तो गुजरात ने देखिए किसको पीछे किया है? तो अभी तक देखा जाए पवन ऊर्जा के मामले में दोस्तों तमिलनाडु जो था वो पहले स्थान पे था, लेकिन अभी देखा जाए तो स्थापित पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात जो है तमिलनाडु को पीछे ढकेलते हुए पहले स्थान पे पहुंच गया है। ये रिपोर्ट देखा जाए 31 मई 2023 तक की थी कि गुजरात जो है कुल स्थापित पवन ऊर्जा के मामले में कितना है दोस्तों? वहां पे 10,416 मेगावाट की क्षमता रखता है। वहीं अगर हम तमिलनाडु जो कि दूसरे स्थान पे स्थापित पवन ऊर्जा के मामले में, वहां पे कितना उसके पास कितनी क्षमता है दोस्तों? तो 10,125, बहुत ही लगभग लमसम है, 300 मेगावाट का डिफरेंस हमें देखने को लगभग मिल रहा है। तो इतने डिफरेंस से देखा जाए गुजरात जो है वो पहले स्थान पे पहुंच गया है। अनुकूलन नीतिगत हस्तक्षेपों, बुनियादी ढांचों की उपलब्धता और डिस्कॉम की मजबूत वित्तीय स्थिति के कारण तेजी से क्षमता वृद्धि के कारण गुजरात जो है शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। तो पवन ऊर्जा के मामले में जो गुजरात शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है दोस्तों, उसके जो कारण है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करें राजस्थान की दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि संचयी नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता के मामले में, ठीक है, कौन सा राज्य पहले है? तो गुजरात, यहाँ पे राजस्थान थे। ठीक है, तो राजस्थान के मामले में बात देखा जाए तो गुजरात जो है 20,000 मेगावाट से अधिक की संचयी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य भी है। ठीक है, तो ये डेटा है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो कि हम देखेंगे नियुक्ति से है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सा प्रश्न है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए वीडियो को पॉज करके दोस्तों साथ में आंसर दिया करिए, और इसका करेक्ट आंसर सी है पीटर एल्बर्स। ठीक है, पीटर एल्बर्स को नियुक्त किया गया है। तो ये इंडिगो के सीईओ थे। ठीक है, जो इंडिगो फ्लाइट है उसके सीईओ थे पीटर एल्बर्स। इनको भी हाल ही में देखा जाए तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया। ठीक है,
ये देखा जाए ये जगह लेंगे जून 2024 में जगह लेंगे, जो कि वर्तमान में कौन है दोस्तों, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष कौन है, यवोन मंजी मकोलो। उनके स्थान पे ये 2024 में जो है आएंगे। एल्बस की बात करें दोस्तों तो ये वैश्विक विमानन परिदृश्य को आकार देने, उद्योगों के हितों की वकालत करने, नवाचार और स्थिरता पहल चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, ये तो देखा जाए दोस्तों तो एक तरीके से ये नियुक्ति से संबंधित प्रश्न रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पुरस्कार से संबंधित कि किस बाल अधिकारी अधिवक्ता यानी कि वकील को इकबाल मशीह पुरस्कार 2023 जीता है। किस बाल अधिकारी ने जीता है? ठीक है, तो बाल अधिकार के क्षेत्र में जो इन्होंने कार्य किया, श्रम जो बाल श्रम के विरोध में जो इन्होंने कार्य किया, तो इस कार्य के लिए इनको इकबाल मसीहा पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों किससे किया गया है? तो ये ललिता नटराजन को किया गया। ठीक है, ये अधिवक्ता है, वकील है, ये चेन्नई स्थित वकील है और कार्यकर्ता है जिनका नाम है ललिता नटराजन। इन्होंने बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग के 2023 इकबाल मसीहा पुरस्कार जो है इन्होंने जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अमेरिकी श्रम विभाग के द्वारा दिया गया है। इनकी बात करें दोस्तों तो ये 30 मई को चेन्नई में अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास में एक समारोह में महावाणिज्य दूत, ठीक है, जोटिथ रविंद ने जो है ये पुरस्कार प्रदान इनको किया है। तो बेसिकली आपसे एक वन लाइनर प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये चेन्नई स्थित जो वकील है, कार्यकर्ता है, ललिता नटराजन को दिया गया है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, बात करें इनके बारे में दोस्तों तो मसीहा इकबाल पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो ये एक गैर मौद्रिक पुरस्कार है जो अमेरिकी श्रम सचिव द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा किसके द्वारा दिया जाता है, अमेरिकी श्रम जो है श्रम सचिव के द्वारा ही दिया जाता है। या और बात करें इसके बारे में तो ILAB के बाल श्रम, जबरन श्रम और मानव तस्करी के कार्यालय द्वारा इसे प्रशासित किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों रिपोर्ट के बारे में कि सिप्री की एयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु सशस्त्र वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो ईयर बुक 2023 के अनुसार देखा जाए सर्वाधिक परमाणु शस्त्र वाला देश दोस्तों कौन सा है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो ये देखा जाए रूस है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, रूस है। तो सिप्री की जो ईयर बुक 2023 है दोस्तों, इसके अनुसार देखा जाए तो सर्वाधिक परमाणु सशस्त्र वाला जो देश है वो रूस है। उसके बाद बात करें दोस्तों दूसरे स्थान पे कौन सा है दोस्तों, अमेरिका है। तो इनके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार जो सशस्त्र है किसके पास है दोस्तों, रूस के पास है। दूसरी बात करें दोस्तों तो हम बात करते हैं दूसरे स्थान पे अमेरिका का है। विश्व में देखा जाए 9 देश है जिनके पास परमाणु हथियार है। ये 9 देश कौन सा है, रूस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान भी, भारत भी है, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। ये 9 देश है जिनके पास परमाणु हथियार है। इस रिपोर्ट में बात किया गया है कि चीन और पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में अधिक परमाणु हथियार है, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, तो ये सिप्री से संबंधित रिपोर्ट थी जो आपकी एग्जाम के लिए जरूरी थी दोस्तों। एग्जाम में सिप्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसीलिए कहा जाता है बार बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को दोस्तों लगाया करिए, जिससे आपको अपनी पढ़ाई में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा कि आपको क्या चीज पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। आज के हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि मई माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 के लिए चुना गया किसे, हैरी टेक्टर, जो कि आयरलैंड के खिलाड़ी हैं। वही देखा जाए रामचंद्र गुहा द्वारा लिखित पुस्तक जिसने 5000 यूरो का एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 जीता है, उस पुस्तक का क्या नाम है, रिबेल अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम। ठीक है, ये इस पुस्तक का, इस बुक का नाम है। वही बात करें भारतीय मूल के वैज्ञानिक जिन्हें डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्या नाम है, जोइता गुप्ता। ठीक है, यहाँ पे जोइता गुप्ता को देखा जाए तो स्पिनोजा पुरस्कार जो कि डच विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है ये दिया गया, और चूंकि ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वही देखा जाए भारतीय नौसेना का चौथा सर्वे वेसल लार्ज युद्धपोत जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है दोस्तों, संशोधक। ठीक है, संशोधक इसका नाम है। वही देखा जाए लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों, किसे किया गया, शक्तिकांत दास को किया गया जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए
और साथ ही साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।